ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रहार में अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां इस वक्त जबरदस्त घमासान मचा हुआ है और ये घमासान है कटरा में बने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट में एडमिशन को लेकर। जी हां, आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद एक बार फिर से इसमें उबाल आ गया है। इस साल कॉलेज में जब एमबीबीएस स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ तो 50 में से 42 कश्मीरी मुसलमानों को दाखिला मिला। कॉलेज में गैर हिंदू सिर्फ 8 स्टूडेंट हैं। बजरंग दल, डोगरा फ्रंट समेत तमाम हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तो इतना तक कह दिया है कि कॉलेज सरकारी फंड और अनुदान लेना बंद कर दे या तो जमीन के पैसे सरकार को दे दे। तो आप देखिए किस तरीके से इस पर अब सियासी भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि आरोप यह है हिंदू संगठनों का कि यहाँ सिर्फ 8 स्टूडेंट हैं जो गैर हिंदू, कॉलेज में सिर्फ 8 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो हिंदू हैं, बाकी 42 कश्मीरी मुसलमानों को दाखिला दिया गया है। और ये पूरा का पूरा विवाद है श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एडमिशन को लेकर। कानून संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। कॉलेज सरकारी ग्रांट अनुदान लेना बंद कर दे, जिस जमीन पर कॉलेज बना है उसका पैसा सरकार को दे दे। तो ये बयान वहां के सीएम का आ गया है, जिसके बाद इस पर एक बार फिर से विरोध शुरू हो गया है। जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया, ये जानते हुए किया कि मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता जी। उन्होंने नीट के इम्तिहान को जो है उसको मंजूरी दी। नीट के इम्तिहान में सिर्फ और सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। अब जिन बच्चों ने इम्तिहान में नंबर हासिल किए, नंबर के बुनियाद पे एडमिशन लिया, आज उन्हें सिर्फ इस बात की सजा मिलेगी कि उनका मजहब जो है अलग है। ये ना कानून इस बात की इजाज़त देती है, ना हमारा आईन इस बात की इजाज़त देती है, ना यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी। अगर आप चाहते हो कि मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा हो, एक तो जो हुकूमत से ग्रांट इन एड लिया जाता है वो ग्रांट इन एड लेना बंद कर दीजिए। जो मुफ्त में ज़मीन मिली उसका आप पैसा दे दीजिए और उसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी का कानून बदल के इसको एक ही मजहब के लिए रखे, हमें कोई एतराज। देखिए, सीएम का बयान आपने सुन लिया। वो कह रहे हैं जमीन का पैसा आप दे दीजिए, आपको जो एड मिलती है वो आप वापस कर दीजिए। लेकिन ये विवाद बढ़ा क्यों, या हिंदू संगठन मांग क्या कर रहे हैं, आइए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हिंदू संगठन चाहते हैं कि पहली एडमिशन लिस्ट को रद्द कर दिया जाए, जिसमें 42 मुस्लिम छात्रों को एडमिशन दिया गया है। वहीं एडमिशन के नए प्रोसेस की भी मांग की जा रही है। साथ ही श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में हिंदू छात्रों के लिए 90% आरक्षण की मांग भी हिंदू संगठनों की तरफ से उठाई जा रही है। तो उनकी मांग यह है कि जो पहली एडमिशन लिस्ट आई है उसको रद्द कर दिया जाए, क्योंकि 50 में से 42 कश्मीरी मुसलमानों को एडमिशन मिल गया है, सिर्फ 8 ऐसे हैं जो गैर मुसलमान हैं, यानी जो हिंदू हैं। इसी को लेकर हिंदू संगठनों की नाराजगी बढ़ गई है। वो ये कह रहे हैं कि एडमिशन लिस्ट जो पहली आई है उसे आप रद्द कर दीजिए। इसके साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहना है कि 90% आरक्षण आप हिंदू छात्रों को दीजिए। अब इस मुद्दे पर आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा वो हमने आपको सुना दिया। वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, धार्मिक आधार पर आपको चाहिए तो फिर आप सरकारी एड लेना बंद कर दीजिए। लेकिन इस विवाद पर पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आमने सामने हैं। बीजेपी 42 मुसलमानों छात्रों के एडमिशन पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का ये कहना है कि श्राइन बोर्ड को दान हिंदुओं के कल्याण के लिए दिया जाता है, दान भी हिंदू ही देते हैं। बोर्ड और कॉलेज के इस भावना का ध्यान नहीं रखा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कॉलेज में धर्म के आधार पर दाखिला गलत है। क्या मरीज का इलाज भी धर्म के आधार पर किया जाएगा? योग्यता को दरकिनार नहीं किया जा सकता। वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने इसे मुसलमानों के भेदभाव से ही जोड़ दिया है। पीडीपी का कहना है कि सब हो रहा है तो मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य है, मेडिकल साइंस को सांप्रदायिक बनाने का बीजेपी प्रयोग कर रही है। तो तीनों पार्टियों के अलग अलग पक्ष हैं। एक तरफ उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं धार्मिक आधार पर, मजहबी आधार पर नहीं हो सकता है। अगर ऐसा आपको करना है तो फिर जो सरकार की तरफ से मदद दी जाती है नहीं दी जाएगी। बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है कि श्राइन बोर्ड को दान भी हिंदू देता है तो वहां हिंदुओं का कल्याण होना चाहिए, उन्हीं छात्रों को एडमिशन मिलना चाहिए। कुल मिलाकर अब ये पूरा का पूरा मसला बड़ा सियासी हो चुका है। अब आरती जी, इस मसले को आप समझाइए। अब जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं वो कह रहे हैं भाई नीट के जरिए मुसलमान गए हैं, लेकिन जो हिंदू छात्र या बीजेपी कह रही है कि सिर्फ अगर 8 ही योग्य हिंदू छात्र मिल रहे हैं उसमें एडमिशन के लिए, तो ये भेदभाव है किसी किस्म का। देखिए प्राची, पहली बात ये कि पूरे भारत में क्या एजुकेशन वाकई धर्म के नाम पे होनी चाहिए,
मुझे लगता है इसका जवाब बिल्कुल साफ है कि धर्म के नाम पे ना तो नौकरियां बंटनी चाहिए, ना तो धर्म के नाम पे एजुकेशन देनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है इस देश में काफ़ी लंबे समय से, धर्म के नाम पे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई और धर्म हो। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि देखिए, जम्मू कश्मीर जहाँ तक आता है, वहाँ पे कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। क्या उनके वापस जाने की कोई ऐसा सिस्टम, कैसा प्रोसेस, कोई मैकेनिज्म उमर अब्दुल्ला सरकार ने बनाया? अभी तक तो नहीं दिख रहा है। क्या माइनॉरिटी के नाम पे ये जो चल रहा है पूरे देश में, क्या कश्मीरी पंडित्स को माइक्रो माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं होना चाहिए कश्मीर में? अगर ये मुस्लिम हिंदू वाला काम ही करना है और माइनॉरिटी मेजॉरिटी काम ही करना है और यही राजनीति चलेगी और यही सिस्टम चलेगा, तो फिर कश्मीरी पंडितों को माइक्रो माइनॉरिटी का स्टेटस दे दीजिए कश्मीर में, उनके अपने इंस्टीट्यूशंस खोलने दीजिए अपने कश्मीर में। तो ये सारे जो इश्यूज है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि इस देश की जो पूरी राजनीति है वो तबाह हो चुकी है। इस देश की राजनीति में सिर्फ अब हिंदू और मुसलमान रह गया है, बाकी कुछ नहीं रहा है। जो मैं लगातार कहती आ रही हूँ कि जो मसले लोगों के हैं, रोटी कपड़ा मकान, हवा पानी, ये सब कहाँ है? कोई इसके बारे में चिंतित नहीं है। इसीलिए ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और वेस्ट बंगाल और बिहार और यूपी और सब जगह हो रही है। इसलिए मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें कोई समझदारी का रोल निभाएगी। जिस तरह से ओमर कर रहे हैं उसी तरीके से बीजेपी भी कर रही है और बीजेपी की तरह ही कांग्रेस भी चल रही है। कोई इसमें कोई उम्मीद नहीं है। अब देखिए, यहाँ उमर अब्दुल्ला की पार्टी का स्टैंड है, बीजेपी का स्टैंड है, लेकिन महबूबा मुफ्ती यहाँ एक अलग रंग देने की कोशिश कर रही है, जो उनकी पार्टी की लाइन भी रहती है। अब वो रविंद्र जी ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए, यहाँ पर ये मसला उठ रहा है तब जबकि इस राज्य में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, तब भी उनके खिलाफ ऐसी मांग उठाई जा रही है। तो क्या अपनी मांग रखना या अपनी बातें रखना ऐसे राज्यों में गलत है जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है? देखिए प्राची जी, दो पहलू हैं, राजनीतिक और कानूनी। कानूनी बात जो है वो यही है कि अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार सबको है। कोई कहीं भी आवाज़ उठाएगा, ये ना तो हमको उमर अब्दुल्ला ने दिया है, ना हमको नरेंद्र मोदी ने दिया है, ना महबूबा मुफ्ती ने दिया है। ये हमको संविधान से मिला है। जो ठीक लगता है वो अपनी बात कहने के लिए आज़ाद है, एक बात। दूसरी बात, ये बात कहना कि हिंदुओं ने दान दिया है तो वो पैसा हिंदुओं के लिए खर्च होगा, ये बात बिल्कुल कानूनी तौर पर सही नहीं है। जो पैसा दिया जाता है वो एक रिलीजियस एक्ट है, लेकिन जब पैसा श्राइन बोर्ड के अकाउंट में आ गया तो वो पैसा सेक्युलर है, वो फिर किसी रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज नहीं होगा, वो सेक्युलर पर्पज़ के लिए यूज होगा और ये भारत का कानून कहता है। तो एक बात। दूसरी बात, नीट का एग्ज़ाम जो होता है, हमने तो नहीं सुना आज तक कि भाई कहीं भी दाखिले कानून रिलीजन के आधार पर होते हैं। हाँ, आरक्षण के आधार पर तो होते हैं, लेकिन धर्म का जो विभाजन है उसके हिसाब से कोई दाखिले होते हैं, ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूशन कोई भी हो वो नियमों से चलता है। और नीट जो है वो कौन कंडक्ट करता है हमको सबको पता है। नीट में जो बच्चा एग्जाम दे के गया है, अपीयर होके गया है, वो मेरिट के बेस पे गया है, वो रिलीजन के आधार पर नहीं गया है। इसलिए ये सवाल उठाना कि कौन कितने धर्म के लोग वहाँ रहते हैं या उनकी गिनती करना, ये मुझे लगता है गलत है। और जहाँ तक राजनीति की बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं, जिसको जो राजनीति सूट करती है वो उस राजनीति के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, जहां उसको लगता है कि हमको वोट मिलेंगे। और सबसे आसान पॉलिटिक्स अब हो गई है ध्रुवीकरण की। नहीं, अगर ये जम्मू कश्मीर का मसला है और इस मसले पर अगर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, अगर हिंदू छात्र अपनी मांगे रख रहे हैं, तो बजाय इसके कि इन मांगों को सुलझाया जाए, जो स्टैंड उमर अब्दुल्ला ने आरटीजी रखा है, सीधे कह रहे हैं सर आप जो पैसा है जमीन का वो दे दीजिए सरकार को, आप एड लेना बंद कर दीजिए। क्या ऐसे रास्ते निकाले जा सकते हैं ऐसी समस्याओं के लिए? देखिए, हर किसी समस्या का समाधान निकल सकता है। जम्मू कश्मीर का मसला ही अगर आप लें तो इसका समाधान भी बहुत ही आसान था और बहुत लंबे समय से हो सकता था। लेकिन जिस तरह की राजनीति जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज़ ने की, नेशनल कॉन्फ्रेंस नंबर 1 पे है, उसमें अब्दुल्ला फैमिली उसमें नंबर 1 पे है, मुफ्तीज़
नंबर 1 पे है। इन दो फैमिलीज़ ने जिस तरह की राजनीति चलाई है पिछले 75 साल में कश्मीर में, उससे यही हिंदू मुसलमान का विवाद ही खड़ा है, अभी तक खड़ा है। और मुझे लगता है ये जो एक मुद्दा कश्मीर तक सीमित था, अब ये जम्मू में भी आ चुका है और जम्मू भी वही कर रहा है जो हमने कश्मीर में पिछले 40 साल से देखा या 50 साल से देखा। प्रॉब्लम ये है कि चूंकि ये जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है काफी लंबे समय से हो रही है, लोग भी अब इसी तरह से समझते हैं, अपने आप को या हिंदू मानते हैं या मुसलमान मानते हैं, और ये नहीं समझते हैं कि संविधान ने, भारत के संविधान ने सबको बराबरी। आरती जी, आपको इसलिए बीच में रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। बड़ी खबर ये कि रेवंत रेड्डी के बयान पर जबरदस्त बवाल हो रहा है। तेलंगाना में हिंदू संगठनों ने प्रोटेस्ट किया है। हैदराबाद में रेवंत के खिलाफ सड़क पर बीजेपी उतर गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रेवंत रेड्डी के बयान पर इस वक्त जबरदस्त बवाल, जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। तेलंगाना में हिंदू संगठनों ने प्रोटेस्ट किया है। हैदराबाद में रेवंत के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर गई है और सड़कों पर उतरकर जबरदस्त बवाल किया जा रहा है, जबरदस्त हंगामा किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रेवंत रेड्डी के बयान के बाद ये जो पूरा का पूरा मसला है वो सामने आया। हैदराबाद में रेवंत के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर गई है। रेवंत रेड्डी के बयान के बाद अब उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप रेवंत रेड्डी पर लगा है और इसी को लेकर बीजेपी ने इसे बड़ा मसला भी बना लिया है। सड़कों पर आप देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता रेवंत रेड्डी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई हो, उन पर कोई कदम उठाया जाए, इस तरीके की मांग है जो फिलहाल हैदराबाद में हमें दिखाई दे रही है। अब देखिए प्रदर्शन तो हो रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन किस वजह से हुआ, रेवंत रेड्डी ने क्या कुछ कहा, आइए ये आपको सुनवा देते हैं। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు, 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు. దేవుడి మీదనే మనకి ఏకాభిప్రాయం లేదు. ఒక ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామికి మొక్తా అంటే, ఒక ఆయన ఆంజనేయ స్వామికి మొక్తా అంటాడు, ఒక ఆయన లేదు లేదు నేను అయ్యప్ప మాలేస్తాను, ఇంకొక ఆయన అంటే లేదు నేను శివమాలేస్తాను, మూడో ఆయన అంటాడు. అవునా? ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం కదా. अब देखिए इस पर विरोध हो रहा है, वो अपनी जगह है, लेकिन जो सवाल है वो ये कि रेवंत रेड्डी को ऐसे बयान देने की जरूरत क्या है? किसी की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ बयान देने की जरूरत क्या है और किसी की धार्मिक मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या है? आप सीएम हैं, सीएम के पद पर आप मौजूद हैं और इस तरीके के बयान हिंदू देवी देवताओं को लेकर या हिंदू धर्म को लेकर दिए जाएंगे तो एक बार फिर कांग्रेस गिरेगी ना रविंद्र जी? फिर एक बार पूछा जाएगा कि ये क्या हिंदू विरोधी चेहरा नहीं है? प्राची जी, हम लोग वही बात कर रहे थे, जिसको जो पॉलिटिक्स सूट करती है वो वही राजनीति करते हैं। रेवंत रेड्डी को हो सकता है उस राजनीति को करने से कुछ फ़ायदा होता हो और इसलिए वो ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दूसरे बयान भी हमने देखे हैं जिनको जो राजनीति सूट करती है, ध्रुवीकरण करने के लिए कोई राजनीतिक दल कहीं पीछे नहीं हट रहा है। हर संभव कोशिश की जा रही है कि अपना जो वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट कर लिया जाए, अपने पक्ष में खींच लिया जाए। अब रेवंत रेड्डी ने जो बयान दिया है इसके बाद विरोध हो रहा है। अब किसी भी, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति है, उसको दूसरे समाज के लोगों के या दूसरे तबके के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई अख्तियार नहीं है। इस तरह का बयान देने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? उसके बाद हो हल्ला होगा, जाहिर है अल्टीमेटली इसका पॉलिटिकल बेनिफिट देखे जाने की कोशिश है। ये सब बातें तो रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बयान दिया है, ये बातें सार्वजनिक मंच से कही हैं, तो जाहिर है उनके पीछे की मंशा तो राजनीति की है और क्या है। बार बार इस तरीके के बयान आना, बार बार कांग्रेस के नेताओं के इस तरीके के बयान सामने आना और उस पर फिर शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी होना या पूरे इंडिया अलायंस की चुप्पी होना, ये मौका देती है बीजेपी को कि वो बार बार सवाल करे कि देखिए हिंदू विरोधी चेहरा है, हिंदू विरोधी चेहरा है। अब क्या जरूरत है एक सीएम को ऐसे बयान देना कि 3 करोड़ देवी देवता हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग देवता हैं, क्या वाकई में कोई भगवान है भी? ऐसे बयान अगर देंगे तो सेंटिमेंट हर्ट होंगे और फिर सड़कों पर इसका विरोध भी होगा और इसका फायदा जाहिर सी बात है जो विपक्षी पार्टी है वो उठाएगी। आरती जी, देखिए प्राची, लगभग 3-4 घंटे से हम यही बात कह रहे हैं कि पूरे देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लीजिए और कोई मंत्री लीजिए, कोई पॉलिटिशियन लीजिए, सब लोग इसी राजनीति को कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान का जो विषय है सबको बहुत इजी और सबको बहुत सुखद लग रहा है, लेकिन इसके क्या रिपरकशंस होंगे, इस
राजनीति के वजह से क्या हो सकता है इस देश में कोई नहीं सोच रहा है। ना तो कोई मंत्री ना तो कोई पॉलिटिशियन सोच रहा है कि इससे पूरी जनता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और ये जो दंगे फसाद जो हो रहे हैं क्या ये देश के हित में है। क्या कोई सोच रहा है कि ये जितना ज़्यादा हिंदू मुसलमान करते रहेंगे क्या इससे किसी की भलाई होने वाली है। कौन आप पूरे विश्व में देखिए, हमारे बगल में देखिए, क्या हम चीन कभी बन पाएंगे। चीन कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ हैं, क्योंकि हम सिर्फ हिंदू मुसलमान के झगड़े में पड़े हैं, क्योंकि हम लोग कोई एक दिन शांति से नहीं निकाल सकते ऐसी राजनीति किए हुए। आप मुझे बताइए कि इसमें किसी भी हिंदू को कोई, हम सारे हिंदू, हम सारे सनातनी, हमें गर्व है कि हमारे हजारों भगवान हैं। हमें गर्व है कि हर व्यक्ति, वो पत्थर हो या व्यक्ति हो, उसके लिए भगवान है। हम पत्थर को भी और मनुष्य को भी भगवान मानते हैं। लेकिन जिस तरह से ऐसी राजनीति की जा रही है वो बार बार, यही मुझे लगता है कि इसमें बड़ी सारी ताकतें हैं, बड़ी सारी ताकतें हैं जो मुद्दों से हटकर राजनीति की जाती है, जो भारत में सिविल वॉर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देश के दुश्मन है जो ये हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है, वो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो करवा रहे हैं। ठीक है, मैं एक और बयान सुनवा देती हूँ। अभी संसद में आपने देखा होगा रेणुका चौधरी डॉग लेकर पहुंची थी, जिसको लेकर काफी विवाद हो गया था, जिसको लेकर काफी घमासान हो गया था, और एक सियासी जो युद्ध है वो शुरू हो गया था। अब इस पर आप सोचिए, डॉगी वाले बयान पर रेणुका चौधरी अब भड़क गई हैं। विशेषाधिकार हनन के सवाल पर रेणुका चौधरी भड़क गई। डॉगी के सवाल पर भौं भौं बोलकर रेणुका चली गई और ये कह रही हैं कि जब प्रस्ताव आएगा तो जवाब दूंगी। रेणुका चौधरी जो लगातार इस मामले को लेकर बड़ी एग्रेसिव हैं, वो ये कह रही थी कि अगर कोई डॉग मुझे घायल अवस्था में मिल गया, मैं अपनी गाड़ी में बिठाकर ले आई, तो यहाँ कैसे सिक्योरिटी लैप्स हो गया, ये कैसे सिक्योरिटी का मसला हो गया। दरअसल रोका गया था, उनकी कार को रोका गया था, और जब सवाल उनसे पूछा गया तो उनका रवैया या उनका तरीका क्या था वो आप खुद देखिए। और क्या बोलूं, चल मैम प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ लाने की तैयारी की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? जब आएगी देखा जाएगा, ऐसी क्या परेशानी है। कोई जवाब उनके लिए? जब क्या कहेंगे? और क्या बोलूं, चल मैम प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ लाने की तैयारी की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? जब आएगी देखा जाएगा, ऐसी क्या परेशानी है। कोई जवाब उनके लिए? जब आएगा ना मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। अब देखिए, अपने मसले का जवाब दे सकती थी, अपनी बात रख सकती थी, लेकिन रेणुका चौधरी का ये अपना एक अलग अंदाज जिसमें वो सामने आई और जो कर रही थी, आप इसे कैसे बताएंगे रविंद्र जी, कैसे समझाएंगे? क्या ये जरूरी था? ये सांसद को शोभा दे रहा है कि आप संसद के बाहर खड़ी हैं, आप उस जगह पर हैं जहाँ से पूरा देश चलता है, देश को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये तरीका, ये बॉडी लैंग्वेज। नहीं, देखिए, ये विवाद जो है ये अपने आप में संसद के भीतर अगर हम लोग देखें, इतना महत्वपूर्ण सत्र है और ऐतिहासिक सत्र है। पहली बार उपराष्ट्रपति चुनकर अपना सीट ले रहे हैं इसी सत्र में, और इतनी बड़ी सांसद रेणुका चौधरी तो बहुत सीनियर सांसद हैं, काफ़ी सालों से है, लेकिन ये जो मुद्दा, इस मुद्दे को बनाया जा रहा है, ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। अगर वो डॉग लेके आई हैं, सिक्योरिटी लैप्स है इसमें, तो क्या सिक्योरिटी लैप्स अगर है तो क्या सिक्योरिटी ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई हुई है? वो कैसे लेके आ गई अपनी गाड़ी में, और गाड़ी की चेकिंग नहीं हुई थी क्या? तो ये तमाम चीज़ें हैं ना, लेकिन इस तरह का भाषा को अवॉइड किया जा सकता है। इस तरह की बातें बोलने की क्या ज़रूरत है? आप सदन में जा रहे हैं, मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, ढेर सारे मुद्दे हैं, मुद्दों का अंबार लगा है। हम लोग सवेरे से ही वही डिस्कस कर रहे हैं। इतने सारे इश्यूज हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हैं, और कुत्तों को लेकर भी मुद्दा है भाई। स्ट्रे डॉग्स का अपने आप में बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे को उठाने में क्या दिक्कत? वो मुद्दा उठाइए, वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, सदन के भीतर उठाइए, लेकिन थोड़ा सा ये अवॉइड करना ज़्यादा ठीक था। ये मुझे लगता नहीं कि बहुत ठीक तरीका है। इस मसले पर बहुत चर्चा भी हो रही है, और रेणुका चौधरी का ये बयान अब चर्चाओं में आएगा भी। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनका ये तरीका, वो भी संसद के बाहर खड़े होकर अपने आप में समझा जा सकता है कि किस तरीके का बयान उन्होंने दिया है।